हेलो स्टूडेंट्स, हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज़्म। हम मैग्नेटिज़्म को कंटिन्यू करते हैं। हमने बार मैग्नेट पढ़ा था, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। हमने क्या कैलकुलेट करनी है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। किसकी? ड्यू टू ए बार मैग्नेट एंड कहाँ पे? एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। तो एक बार समझेंगे पहले। देखिए बेटा, मान लीजिए ये बार मैग्नेट है। क्लियर? ये कोई भी बार मैग्नेट है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। और बार मैग्नेट में हम पहले ही कह चुके हैं दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। क्लियर? अब एक पॉइंट समझिए, ये वाली जो लाइन होती है ना, इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। इस लाइन को क्या कहा जाता है? एक्सियल लाइन कहा जाता है। और जो लाइन बिल्कुल सेंटर से और परपेंडिकुलर होती है उस लाइन को कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले क्लियर हुआ बार मैग्नेट में एक्सियल लाइन कौन सी है और बार मैग्नेट में इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है। क्लियर? अब मैं कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालो एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, और एक बार मैं कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालो एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? तो हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है? बार मैग्नेट की। क्लियर? और कहाँ पे कैलकुलेट करनी है? एक टॉपिक तो आएगा एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन और एक टॉपिक आएगा एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? तो अब समझिए, एक आप ध्यान रखें, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को B से डिनोट करते हैं। क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है। जिस पोल की फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है उसकी पोल स्ट्रेंथ, जनरली स्मॉल m से डिनोट करते हैं पोल स्ट्रेंथ को, और जिस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर? ये तो कांस्टेंट है, पोल स्ट्रेंथ और पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखें। नॉर्थ पोल से डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और साउथ पोल पे डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी। क्लियर? तो अब टॉपिक है कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। किसकी वजह से? ड्यू टू बार मैग्नेट एंड कहाँ पे? एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। अब समझें, एक बार डायग्राम देख लें। रफली एक डायग्राम बना रहा हूँ, वेरीफाई करें। मान लीजिए मैं कहता हूँ ये एक बार मैग्नेट है AB। मैंने कंसीडर की बार मैग्नेट AB। क्लियर? ये सेंटर है O। मान लीजिए ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। बेटा बार मैग्नेट में दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? इक्वल। बार मैग्नेट की टोटल लेंथ क्या होती है? 2L। तो मान लो ये मिडल पॉइंट है तो ये डिस्टेंस भी क्या बचा? L। और ये डिस्टेंस भी क्या बचा? L। और अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है एट पॉइंट P, जो कहाँ पे है? एक्सियल लाइन पे है। क्लियर? तो यहाँ तक का सिनेरियो क्लियर हुआ कि हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हैं। किसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हैं? बार मैग्नेट की। और कहाँ पे? एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। बार मैग्नेट हो गई AB, सेंटर हो गया O, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल है, स्मॉल m। टोटल लेंथ 2L है तो मिड पॉइंट O था तो ये डिस्टेंस भी L बचा और ये डिस्टेंस भी क्या बचा? L। क्लियर? अब हमारा पॉइंट P है एक्सियल लाइन पे, जहाँ पे हमने क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर से अज्यूम करेंगे
और सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या मान लेंगे, आर। लेट आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट। अब समझिए बेटा क्या कहेंगे, B1 is the magnetic field strength due to south pole on point P and B2 is the magnetic field strength due to north pole at point P। तो अब मेरे को डिस्टेंस साउथ पोल का भी चाहिए पॉइंट P से और मेरे को डिस्टेंस नॉर्थ पोल का भी चाहिए पॉइंट P से। तो देखो साउथ पोल का डिस्टेंस पॉइंट P से हो जाएगा R प्लस L, क्योंकि R यहाँ तक L आगे, और बेटा नॉर्थ पोल का डिस्टेंस पॉइंट P से हो जाएगा R माइनस L। क्लियर? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। क्या? कंसीडर ए बार मैग्नेट AB विद सेंटर O, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m। We have to calculate the field strength at point P which is on axial line at a distance r from the center. B1 is the field strength due to south pole and the distance of south pole from point P is r plus L. B2 is the pole strength, B2 is the magnetic field strength, pole strength नहीं, magnetic field strength due to north pole at point P and distance of north pole is r minus L। क्लियर? अब देखिए हम कह रहे थे अभी अभी कि जो फील्ड स्ट्रेंथ है इसको किससे डिनोट करते हैं, B से। तो देखना B1 साउथ पोल का है तो मेरे हिसाब से B1 की वैल्यू क्या आएगी, B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट। पोल स्ट्रेंथ क्या है, M अपॉन जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, और पॉइंट P का डिस्टेंस साउथ पोल से कितना है, R प्लस L। तो यहाँ पे क्या आएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर आएगा। फिर मैं B2 की बात करता हूँ। अब देखना B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट, फिर क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ क्या आएगा, स्मॉल m, और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब बेटा ये तो अलग अलग आए, साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग आई, नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग आई। हमें तो क्या चाहिए, टोटल चाहिए पॉइंट P पे। तो इसका मतलब मेरे को दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। अब रिजल्टेंट चाहिए तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर में क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन हो तो ऐड हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और दोनों के बीच में कुछ एंगल हो तो ट्राइएंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है। तो इसका मतलब तीनों में से कौन सी कंडीशन लगेगी वो हमें तब पता चलेगी जब B1 और B2 की डायरेक्शन पता होगी। अब डायरेक्शन के लिए ये वाला रेस्पॉन्स यूज़ करेंगे कि नॉर्थ पोल से डायरेक्शन आउटवर्ड और साउथ पोल पे डायरेक्शन इनवर्ड। तो देखना ज़रा, B1 साउथ पोल से है और इसलिए पॉइंट P पे B1 की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इनवर्ड आ जाएगी। ये B1 वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। क्लियर? B2 नॉर्थ पोल की है और देखना नॉर्थ पोल से क्या होता है, आउटवर्ड है, तो इसलिए B2 की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आउटवर्ड हो गई। अब समझें, अब यहाँ से कॉन्क्लूड हुआ कि B1 और B2 दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा, क्योंकि वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, सब्ट्रैक्ट करके। तो एक बात तो क्लियर हो गई, B1 और B2 सब्ट्रैक्ट होंगे। अब वही बात, B1 में से B2 सब्ट्रैक्ट हो या B2 में से B1 सब्ट्रैक्ट हो, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसमें से कम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक B2 ज़्यादा है, क्योंकि देखो R प्लस L ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हैं, R माइनस L कम से डिवाइड कर रहे हैं, कम से डिवाइड कर रहे हैं तो ज़्यादा बचेगा। और इसलिए क्या बताओगे, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक
फील्ड स्ट्रेंथ B, और B किसके बराबर आएगा, B2 माइनस B1 आ जाएगा, और B2 माइनस B1 आ जाएगा। इसीलिए हम कह देंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन भी कौन सी रहेगी, B2 वाली रहेगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, B2 वाली रहेगी। डायग्राम क्लियर हुआ। अब देखो दोनों की वैल्यू रखेंगे। B2 की वैल्यू μ0/4 m r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस μ0/4 m इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए μ0m/4 कॉमन बच गया, क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखें आगे बेटा, नॉर्मल मैथमेटिकल डेरिवेशन है, समझ लेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B कैलकुलेट कर रहे हैं। μ0m/4 कॉमन है, एलसीएम ले लें। एलसीएम लें तो क्या आएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, यही आएगा एलसीएम लेने के बाद। क्लियर। अब देखना ब्रैकेट खोलते जाएंगे। μ0m/4 नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर तो पहले से ही था। क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बाहर माइनस है तो सारे साइन बदल जाएंगे। क्लियर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, और इस तरह से अगर आप देखें तो क्या आएगा, μ0m/4 और क्या आएगा, नीचे बच गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2rl 2rl 4rl, यही हुआ ना। अब 4rl को ये लिख दें बेटा, 2r इंटू 2l, और अपॉन ये तो है ही आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था एक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर पढ़ा था हमने, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द डाइपोल, यही था। और इसकी डायरेक्शन क्या थी, इसकी डायरेक्शन थी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो समझें जरा, स्मॉल m इंटू 2l किसके बराबर आएगा, कैपिटल M के, और इस तरह से देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके बराबर आ गई, μ0/4 एज इट इज़ रहा, m इंटू 2l कैपिटल M आ गया, और 2r था ही, तो क्या आ गया 2 कैपिटल M इंटू r ओवर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। और अब एक बात समझें बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। मैं यहाँ पे शो कर दूं, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, साउथ टू नॉर्थ। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सियल लाइन की डायरेक्शन पैरेलल टू
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सियल लाइन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। क्लियर। और एक पॉइंट देखना, इफ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल वेरी स्मॉल, अगर बार मैग्नेट वेरी स्मॉल हुई, मतलब बार मैग्नेट की लेंथ 2L कम हुई, तो उस टाइम पे R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L हो जाएगा। और उस टाइम पे जो ये नीचे है R² माइनस L², ये लगभग किसके बराबर होगा? R² के। और नीचे क्या आएगी? R⁴। एक R से एक R कटेगा और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी μ0/4 पाई इंटू 2m/r³। और इस तरह से ये क्या आ गई? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। क्लियर। अब इसी तरह करना है, देखना नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ calculate magnetic field strength due to bar magnet at a point on equatorial line। इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन वाला कर चुके। अब क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है? बार मैग्नेट की। और कहाँ पे कैलकुलेट करनी है? एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन कैलकुलेट करनी है। तो देखिए डायग्राम सेम उसी तरह चलेगा। सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे? सबसे पहले कंसीडर करेंगे बार मैग्नेट AB। दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए स्मॉल m। क्लियर। अब स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है, सेंटर मान लीजिए O, और इस तरह से टोटल लेंथ जो 2L थी वो किसके बराबर आ गई? L और L के बराबर आ गई। हम कंसीडर करते हैं ये पॉइंट P है। ये क्या है? पॉइंट P। और जो कहाँ पे है? ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब समझिए B1 इज द फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू साउथ पोल एंड B2 इज द फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो अब हमें क्या चाहिए? साउथ पोल का डिस्टेंस भी चाहिए और अब हमें नॉर्थ पोल का डिस्टेंस भी चाहिए। तो बेटा सेंटर से डिस्टेंस क्या माना था? R अज्यूम किया था। तो पाइथागोरस थ्योरम RL, मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है, तो इस तरह से ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा? R² प्लस L²। इसी तरह ये डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा आपका? R² प्लस L²। क्लियर हुआ यहाँ तक? दोबारा समझ लीजिए। बार मैग्नेट कंसीडर की AB, सेंटर O था एंड इट्स लेंथ इज 2L। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पे एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। B1 is the field strength due to south pole and B2 is the field strength due to north pole. Distance of south pole is R² plus L². Distance from north pole is R² plus L² का अंडर रूट फ्रॉम पॉइंट P। और अब देखना बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे। पहले B1 की वैल्यू बताइए, क्या आएगा? μ0/4 पाई, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा।
इसी तरह B2 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ वही स्मॉल m, और डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बेटा सेम क्राइटेरिया, हमें रिजल्टेंट निकालना है दोनों का, तो हम क्या करेंगे B1 और B2 दोनों की डायरेक्शन शो करेंगे। अब बेटा B1 साउथ पोल की वजह से है, और साउथ पोल की वजह से डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है, इसलिए पॉइंट P पे B1 की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, टुवार्ड्स द साउथ पोल आ जाएगी, और पॉइंट P पे B2 की डायरेक्शन नॉर्थ पोल, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन आ गई किसकी, B2 वेक्टर की। तो अब देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो ऐड हो जाता, अपोजिट होती तो सब्ट्रैक्ट हो जाता। अब बेटा दोनों की डायरेक्शन के बीच में कुछ एंगल आ गया, अब हमें दोनों का रिजल्टेंट निकालना है B1 का और B2 का। अब एक पॉइंट थोड़ा सा समझेंगे माइंड में, मान लीजिए आप कहते हो आपने रिजल्टेंट निकालना है 12 का और 10 का, क्लियर। मैं कहता हूं 12 के दो कंपोनेंट कर दो, तो मान लीजिए एक कंपोनेंट 7 और एक कंपोनेंट 5। अब बेसिकली 12 खत्म हो चुका। अब मैं कहता हूँ 10 के भी दो कंपोनेंट कर दीजिए, मान लीजिए एक कंपोनेंट 4 और एक कंपोनेंट 6, तो यहाँ पे 10 भी खत्म हो गया। अब मैंने कितने का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, अब मैंने 4 का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, लेकिन आएगा तो वही 22, क्लियर। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, B1 को और B2 को दोनों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए B1 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट B1 वेक्टर के दोनों तरफ आएंगे और एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। ये B1 वेक्टर है, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी ऑटोमेटिक क्या रहेगा, थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, B1 कोस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, B1 साइन थीटा। इसी तरह क्या करेंगे, B2 के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करेंगे। B2 ये है, इसके दोनों तरफ, एक इधर आएगा और दूसरा इधर आएगा, जस्ट इसके अपोजिट। तो ये कंपोनेंट तो आएगा B2 कोस थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा B2 साइन थीटा, क्लियर। तो देखना स्टेप क्या आया, नाउ रिजोल्व B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने B1 को और B2 को किस में रिजोल्व कर दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। अब एक बात समझना, B1 जो है वो B2 के बराबर है, चेक करो मैग्नीट्यूड, B1 और B2 दोनों बराबर हैं, और इसलिए B1 कोस थीटा किसके बराबर होगा, B2 कोस थीटा के बराबर होगा। B1 साइन थीटा किसके बराबर होगा, B2 साइन थीटा के बराबर होगा, क्लियर। अब एक चीज देखिए, B1 साइन थीटा, अब B1 B2 तो खत्म हो चुके हैं, उसकी जगह क्या आ गया, B1 साइन थीटा B2 साइन थीटा, B1 कोस थीटा B2 कोस थीटा। अब B1 कोस थीटा B2 कोस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ऐड हो जाएंगे। B1 साइन थीटा B2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, सब्ट्रैक्ट होंगे। बेटा B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं, कैंसिल कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, नाउ B1 साइन थीटा एंड B2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट। दोनों क्या हैं बेटा, इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, और इसलिए क्या कह दोगे, दीज आर कैंसिल आउट ईच अदर, हैंस कैंसिल आउट ईच अदर, और एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। देयरफॉर नेट
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इस तरह से आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो दोनों कोस कंपोनेंट की वजह से आएगी, B1 कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा। और बेटा दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तो मैं चाहूँ तो 2 टाइम्स B1 कर दूँ, चाहे 2 टाइम्स B2 कर दूँ, बात तो सेम आनी है क्योंकि B1 और B2 दोनों बराबर हैं। तो अब देखिए बेटा 2 की जगह 2, पहले मैं वैल्यू रख रहा हूँ B1 की। B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर, और दूसरी वैल्यू चाहिए बेटा कोस थीटा की। अब कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे देखें ये वाली ट्राइएंगल, इस वाली ट्राइएंगल में बेस है L, हाइपोटेन्यूज है R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर का अंडर रूट, और इसलिए कोस थीटा क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। और अब सुनो सेम वही बात, नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैपिटल M किसके बराबर होता है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई 2L, और डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो देखना स्मॉल m इंटू 2L मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, और इस तरह से आपका रिजल्ट आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज़ रहा, m इंटू 2L कैपिटल M के बराबर आ गया, और नीचे देखो R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर रेस टू द पावर 1 और रेस टू द पावर 1/2, तो कितना हो गया, R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर रेस टू द पावर 3/2 आ गया। अब बारी आई डायरेक्शन की। अब समझें बेटा दोनों कोस कंपोनेंट इधर हैं तो ऑटोमेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर आएगी, जबकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, साउथ टू नॉर्थ, तो आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M की डायरेक्शन क्या आएगी, साउथ टू नॉर्थ आएगी, और इसलिए आप क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वेटोरियल लाइन इज अपोजिट बोल दीजिए या एंटी पैरेलल बोल दीजिए, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर M। क्लियर। फिर वही पॉइंट, इफ बार मैग्नेट इज स्मॉल, अगर बार मैग्नेट स्मॉल होगी तो 2L कम होगा, L और भी कम होगा, और मान लीजिए R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L है, तो ये जो नीचे R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर है, R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर है, ये नियरली किसके बराबर होगा, R स्क्वेयर के, तो R स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन M, और नीचे क्या आ जाएगा, दैट इज R3। क्लियर। और अगर हम इनको देखें तो ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैच करते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, तो बिल्कुल उसी तरह ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू बार मैग्नेट, एक बार एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन और एक बार एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर। तो दोनों क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन। और अगर मैं शॉर्ट वाले का कंपैरिजन करूं तो आप देखो एक्सियल लाइन का जो रिजल्ट है वो इक्वेटोरियल लाइन का जस्ट क्या है, डबल है, ठीक है, और डायरेक्शन दोनों की क्या है, जस्ट अपोजिट। तो अगर मैं एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के बीच के एंगल की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सियल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वेटोरियल लाइन, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 है,
और अगर दोनों के मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करूं तो आप ध्यान रखना एक्सियल लाइन की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो डबल है, किसकी डबल है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? तो दोनों क्वेश्चंस को करेंगे अच्छे से, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।